औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद। एक बार फिर हम अपनी सावी बैठक में अपने तमाम नाज़रीन को, मेहमान किराम और किसान भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी बैठक का मौजूद है लेसन की जीवन। जैसे कि आप टाइटल नज़र आ रहा होगा कि आज की बैठक का हमारा टाइटल ये है कि लेसन की किस्म जीवन की बुवाई से लेके मार्केटिंग तक के तमाम मराहिल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल जो है वो काफ़ी बात हो रही है जीवन की काश्त के मुतल्लिक की काश्त के बारे में हमारे किसान भाई जो है वो जानना चाह रहे हैं। तो आज की हम इस बैठक में अपनी जीवन की जो लहसुन की किस्म है उसकी बुवाई से लेके बुझाई तक बर्दाश्त तक तमाम मराहिल जो है उनका उन पर तज्जिया करेंगे। इसके अलावा हम इन अवामिल पर भी बात करेंगे कि जो जीवन की किस्म है क्या वो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स के साथ साथ हमारे जो आम फार्मर्स हैं उनके लिए भी मुनाफा कमाने का एक बेहतरीन जरिया है। और इसके अलावा हमारे आम किसान भाइयों के ज़हन में जितने भी जीवन से मुतल्लिक सवालात हैं वो हम इस अपनी बैठक में ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमारे मेहमानात ग्रामी जो है उनके सवालात के जवाबात देंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बैठक जो है उसका आगाज़ करते हैं। अपने जो हमारे मेहमान हैं उनको उनका तारुफ करवाते जाऊँ। हमारे मेहमान हमारे पास सबसे पहले डॉक्टर मनसब अली हैं जो कि सीईओ हैं एग्रोटेक कंपनी के। गुलरेज शहजाद साहब हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं। उसके अलावा डायरेक्टर हैं हमारे पास जीएस एग्रीमेट्रिक्स के, मोरिंगा मिराकल फार्म्स के। हमारी इस बैठक में हम एक प्रोग्रेसिव फार्मर सुफी मोहम्मद रमजान साहब ने भी ज्वाइन किया है जो कि काफ़ी अच्छे से जीवन के जो है उसकी काश्त कर रहे हैं। और उसके बारे में हम उनसे सवाल करेंगे कि इनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है जीवन की काश्त करने के दौरान इनको किन किन कौन कौन से इनको मराहल से जो वो गुजरना पड़ा। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मनसब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे है कि हमारे किसान भाई जैसे कि जीवन के बारे में बहुत बात की जा रही है कि ये एक लहसुन की किस्म है, ये इससे बहुत अच्छा पैदावार आ रही है, मुनाफा बहुत अच्छा हम कमा रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें जीवन की कि जीवन लहसुन क्या है और लहसुन की जो बाकी वैरायटीज हैं, देसी लहसुन है या हम इंडिया से या चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इसका उससे क्या डिफरेंस है, किस तरह ये मुख्तलिफ है। जी सर। सर मनसब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा थैंक यू वेरी मच। हिस्ट्री में थोड़ी सी इसकी बता देता हूँ कि ये मटेरियल बेसिकली हमारा अपना मटेरियल है, कहीं बाहर से नहीं आया। ये हमारे नॉर्दर्न एरिया का मटेरियल है। हमारी एक्सपीडिशन होती है पीआरसी एनएआरसी में हर साल। तो उस साल जब ये एक्सपीडिशन का मतलब ये है कि साइंसदान सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो उनको कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको वो ले आते हैं। तो हमारा जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, जापानीज गवर्नमेंट की हेल्प से बनाया गया था, तो उसमें उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो जब ये मटेरियल आया तो 2009 8-9 में ये आया और हमें वहां से जब मिला तो 2009 में हमें मिला। तो उस वक्त मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर वेजिटेबल प्रोग्राम था। तो हमने इस मटेरियल को टेस्ट किया। तो मेरे साथ उस वक्त जो टीम थी वो डॉक्टर हमायूं खान साहब थे। वो हमारे साथ मंगोरा सवात में काम करते थे। उनको मैं जब वो यहाँ ट्रांसफर हो के आए तो मैंने उनको ये असाइनमेंट दी। तो ये मटेरियल बेसिकली मानसेरा के इलाके से आया जो नॉर्दर्न एरिया है हमारा। इसकी जब हमें ये मिला प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट से, तो इसकी बल्ब कह लें या तुरियां कह रहे हैं सिर्फ 2 थी। तो जब हमने 2013 में और उसी 2009-10 में हमने इसका नाम जो, क्योंकि हमने जब भी दूसरी वैरायटीज के साथ टेस्ट करना होता है तो इसके साथ टेस्टिंग में थी ईरानी वैरायटी थी, इटालियन थी, हमारी लहसुन गुलाबी थी और एक दो और वैरायटीज थी जो AVRDC वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर थे। क्योंकि मैं उनका रहता यहाँ पे तो इसलिए वहां से मटेरियल आया। तो इसको हमने जो नाम दिया, हमने उस वक्त ही इसको नाम दिया था, आज भी पेपर में मौजूद है, NARCG1। जी स्टैंड फॉर गार्लिक और 1 इसलिए लगाया कि कल को ये दूसरी वैरायटी आए तो वो G2 हो जाएगा। तो हमें जो रिजल्ट इसके थोड़े से बेहतर मिले 2013-14 में, तो फिर हम इसको हमारा एक मल्टी लोकेशनल नेशनल यूनिफॉर्म ये ट्रायल होता है उसमें लेके आए बाकी 5-6 वैरायटियों के साथ। तो जब इसके रिजल्ट और ज्यादा बेहतर आए तो उस वक्त इसकी जो तुरियां थी इन 4-5 सालों में वो तकरीबन 6 से 7 तुरियां बन चुकी थी। तो फिर हम 2000 प्रैक्टिकली 2015-16 में ये नेशनल यूनिफॉर्म यील्ड ट्रायल में आया
और इसकी जो पैदावार थी वो उन दूसरी वैरायटियों से बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें जितने भी हमारे वेजिटेबल के इंस्टीट्यूट होते हैं नेशनल लेवल पे, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी, उसमें ये लगाया जाता है और कोडिंग की जाती है इस किसी भी वैरायटी को। और कोडिंग जो होती है वो नेशनल फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के पास होती है, पीआरसी कस्टोडियन होती है उसकी लगवाने की। जब वो रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर वो डिकोड करते हैं। तो ये 2018 में पीआरसी की एक वैक है, वैरायटी इवैल्यूएशन कमेटी, उसमें पेश प्रेजेंट हुई। तो उसमें इसको जितने भी साइंटिस्ट थे पूरे कंट्री के, उन्होंने इसको एक वायबल ऑप्शन करार दिया। और ये फिर जो है NARC G1 के नाम से मुतारफ हुई। और 2020 में पंजाब सीड काउंसिल और केपी सीड काउंसिल ने भी इसको अप्रूव कर दिया। तो अब और क्योंकि अनलकीली दो जो मेरी टीम थी उसमें जो एक अरावल दस्ते के तौर पे काम कर रहे थे हुमायूं खान साहब, वो 2019 में कोरोना का शिकार हुए और वो फौत हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो पीआरसी को ऑनर करने के लिए आप ऑफिशियली इसका नाम जो रख दिया, पहले ऑफिशियली था NARC G1, अब ऑफिशियली इसका नाम है NARC-H-G1, यानी H स्टैंड फॉर हुमायूं। तो उसको ऑनर करने के लिए ये इसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री है। सर बहुत अच्छा। सर अब हम इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं कि हम बारी बारी जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसकी जीवन की जो सीड है इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूछना चाहूंगी कि डीलर्स के आपस में राब्ते कैसे हैं, या अगर आम किसान ने या प्रोग्रेसिव फार्मर ने इसको खरीदना हो तो किस तरह वो डीलर्स के साथ जो है वो राब्ता करें। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने प्रोग्रेसिव फार्मर उनके साथ, उनके डीलर्स के साथ जो है वो राब्ते होते हैं, लेकिन उनके पास जीवन के अच्छे सीड्स की अवेलेबिलिटी जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, सीड की अवेलेबिलिटी के कहाँ से और अच्छा सीड जो है वो खरीद सकते हैं? जी, इस वक्त जो सारी लेन देन हो रहा है वो जी फार्मर टू सर। फार्मर, फार्मर टू फार्मर हो रहा है। डीलर अभी इसमें इन दैट सेंस इन्वॉल्व नहीं है, आप इन्वेस्टर आप कह सकते हैं। और मैं जब 2018 में मैंने जब अपने फार्म में इस क्रॉप को लगाया तो मुझे बेचने के लिए ड्राई सीड बेचने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। और मैं वहाँ, मेरा फार्म चिनियोट में है, वहाँ से मैं इस्लामाबाद लाया तो उस वक्त NARC की ऑफिशियल प्राइस थी जो ड्राई की वो 500 रुपए थी। तो मुझे उस वक्त 300, 350, मैक्सिमम 400-450 में बेचा। तो अब पिछले 2-3 साल से क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें हकायक पे मबनी है, कुछ हकायक पे मबनी नहीं है। तो वो जब आप आगे सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त जो है ये है कि ये जो फार्मर है उन्हीं से मिलता है जो बेसिक। अब सपोज मुझे अगर कोई पूछे कि फलान डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फार्मर है, तो मेरा पिछला जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मुझे समहाउ पता है कि किस फार्मर का सीड जो है वो बेहतर होगा। और अ, वो फार्मर वहाँ उस जिले के फार्मर उस फार्मर से ले सकते हैं। NARC के पास इतना साफ ज़ाहिर बीज नहीं है जो कि हर फार्मर को दे सके। तो कोशिश उनको ये करनी चाहिए फार्मर को कि अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने एरिया का जो फार्मर है उसकी क्रॉप जाके देखें और फिर उससे सीड लें। पहले देखें, क्योंकि लास्ट ईयर जो थोड़ा सा इसमें माल प्रैक्टिसेस हुई तो आई हैव अ डाउट कि उसमें कुछ चीज़ें जो है वो मिक्सअप लोगों ने की पैसा बनाने के लिए। तो मेरी गुजारिश यही है सबसे कि अपने एरिया के लोगों से खरीदें जिनको आप जानते हैं, और फोन पे डिले ना करें, उनको अवॉइड करें, क्योंकि पिछले साल भी कुछ लोगों के साथ इश्यूज आए। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी गुलरेज साहब, अगला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि हम इसकी कास्ट का जो वक्त है, मुनासिब वक्त है, उसके बारे में बात करेंगे कि जीवन की कास्ट में और लहसुन की हमारी जो बाकी देसी किसान है जो भी है, उनका कास्ट का क्या फर्क है, कितना डिफरेंस है कि इसकी कास्ट का वक्त देसी लहसुन से मुख्तलिफ है या नहीं? जी सर गुलरेज। शुक्रिया मिस सायरा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इधर से कुछ शोर आ रहा है तो उसकी माजरत। यूके में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है
जो कल बहुत ज्यादा था, इस वक्त वो कम हो रहा है। तो बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। तकरीबन पिछले 24 घंटों में 8 मिलियन 80 लाख जो दरख्त हैं वो यूके के तूफान की नजर हो गए हैं। इतना बड़ा तूफान है। तो अगर कोई शोर आ रहा है तो उसकी माजरत। अच्छा, जो अभी आपने डॉक्टर मनसब साहब से सवाल पूछा ना कि डीलर हजरात ये कैसे सीड को डील करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, कोई भी सीड आप मेज का सीड ले लें, कॉटन का सीड ले लें, तो ये सारे जो सीड है ना ये डीलर्स के पास होते हैं। ठीक है, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज वो फिर अपना ग्रो करती हैं, आगे सेल करती हैं। तो वो जो छोटे छोटे 10 किलो का 5 किलो का जो पैकेट बन के सेल होता है, अगर आप उसकी प्राइस देखें तो जो सीड है वो मिलियंस में पहले भी सेल होता था। आज से 5 साल पहले भी, 2 साल पहले भी जो भी प्राइम सीड आता है, जो फर्स्ट सीड आता है, वो मिलियंस में, मिलियन रुपीज में सेल होता था। पहली दफा हिस्ट्री में पाकिस्तान में ये हुआ है कि जो सीड है वो डीलर्स के पास नहीं है, कंपनीज के पास नहीं है, सीड जो है वो फार्मर के पास है। तो फार्मर ऑब्वियसली पिछले 2-3 सालों से इसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो कि कुछ लोग जो हैं उनको इस बात का यकीन नहीं आता, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, लेकिन ये क्यों यकीन नहीं करते, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? वो इसलिए कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो सीड है वो फार्मर के पास ही है। तो फार्मर डायरेक्ट जो है आगे थर्ड पार्टी को सेल करता है। वो थर्ड पार्टी अगले फार्मर हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक डीलर्स के पास जो है वो सीड नहीं, क्योंकि क्वांटिटी इतनी थोड़ी है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, टाइमिंग की बात आपने की है कि बेस्ट टाइम जी वन की शोइंग का क्या हो सकता है। अच्छा, कोई भी क्रॉप जो है वो सारा टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन होता है। तो जो जी1 का बेस्ट टेम्परेचर है, आपका जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री से कम हो जाए जब, तो वो सोइंग का टाइम हो सकता है। यूजुअली ये अक्टूबर में टाइम आता है। ठीक है, एंड ऑफ सितंबर भी अगर किसी एरिया में 34 से टेम्परेचर नीचे चला गया है तो आप सोइंग कर सकते हैं। लेकिन फिर चांस होता है कि शायद आगे जाके कुछ दिनों में टेम्परेचर शूट कर जाए, तो उसके लिए फिर आपको मल्चिंग करना पड़ती है। तो मल्चिंग आप राइस स्ट्रा उस वक्त अवेलेबल होता है, आप उसकी मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये सारा टाइम टेम्परेचर साइंस है। तो जब भी आपका 34 से टेम्परेचर कम होता है तो आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आगे अगर हम इसकी सोइंग टाइम पे आ गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसके लिए कौन सी जमीन अच्छी है जिसमें हम इसकी काश्त कर सकते हैं, जमीन मौजूद जमीन कौन सी है, और उस जमीन की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो है वो अपनानी चाहिए जमीन की तैयारी के लिए। देखें, पाकिस्तान में हर तरह की जो जमीन अवेलेबल है, सैंडी लोम भी है, लोम भी है। देसी जबान में जो कहते हैं कि ये मेरा जमीन है जो सैंडी होती है, ठीक है। लोमी सॉइल है जो चिकनी मिट्टी होती है, सैंडी लोम है जो रोई सॉइल होती है। तो जिस फार्मर के पास जो भी सॉइल है, अगर उसने जीवन लगाना है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो जो सैंडी लोम है, जो उसको सेंट्रल पंजाब में बसरी जमीन भी कहते हैं, ठीक है, उसको रोई जमीन भी कहते हैं, जिसमें लोम और सैंड की जो है प्रोपोर्शन होती है, तो वो बेस्ट जमीन होती है। अच्छा देखें, ये जो जी1 गार्लिक क्रॉप है ना, ये बहुत बड़ी, बहुत एक्सपेंसिव क्रॉप है। फार्मर का इसके ऊपर 1 एकड़ को ग्रो करने के ऊपर 30-30 लाख रुपया खर्चा आ रहा है पिछले साल से। ठीक है, तो इसमें फिर यह है कि अगर आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी जमीन की तैयारी में कुछ शॉर्टकट ना मारें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने राइस लगाया हुआ है, तो जब आपने राइस की हार्वेस्टिंग करनी है तो उसके पास बाद आपके पास इतना लिमिटेड टाइम बचता है कि शायद 4 वीक, 3 वीक की स्लॉट हो जिसमें अपनी जमीन तैयार करनी है और फिर आपने गार्लिक लगाना है। तो अगर आपकी मॉइस्चर लेवल रिटेन नहीं होती, प्रॉपर वतर ज्यादा नहीं है, बारिश होगी, उन दिनों में आप इंतजार करते रहेंगे, आपका सोइंग का टाइम गुजर जाएगा। तो हमने खुद क्या किया था कि ये जो अभी हमने क्रॉप लगाई हुई, हमने क्या किया था कि हमने वीट की हार्वेस्टिंग के बाद कुछ नहीं लगाया उसमें। अप्रैल से लेके सितंबर तक जमीन हमने खाली छोड़ी, उसमें हम बार बार हल चलाते रहे, पानी लगाते रहे। हमने उसमें गोबर फार्म यार्ड मैन्योर डाला था, तो उसको हमने हल चला के मैन्योर डाल के उसको छोड़ दिया। तो वो जमीन हमने तैयार कर ली बाय द एंड ऑफ सितंबर। तो जमीन की तैयारी तो यह है कि आपको मल्टीपल टाइम्स उसमें हल चलाना है, पानी लगाना है, ताकि वीड्स हो, वीड्स उसमें मर जाए सारी, आपकी जमीन जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो बाय द एंड ऑफ सितंबर आपकी जमीन तैयार होनी चाहिए। जब भी वो टाइम आए, टेम्परेचर आपका पूरा है, तो आप उसमें सोइंग कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच।
जी मनसुख साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हम देसी लहसुन जो है इसकी जब हम काश्त करते हैं तो इसकी काश्त का बेहतर तरीकाकार क्या है? क्या हम इनको लहसुन जो है इसको रिजिस पे काश्त कर सकते हैं या हम इसको खुली जमीन जो है उस पे काश्त कर सकते हैं? जी सर। जी, इसमें तीनों जो है वो हमारी ऑप्शन चल रही हैं। जो हमारा पुराना तरीका है काश करने का, वो तो यही है कि वो फ्लैट पे करते थे। अब क्योंकि इसके लिए जरूरी क्यों है रिजेस या बेड, वो इसलिए है कि इसका जो बल्ब साइज है वो बड़ा है और उसको प्रॉपर जो बल्ब का साइज लेने के लिए इसको यार बेहतर ये है कि इसको रिजेस पे काश किया जाए या बेड पे काश किया जाए। अब रीजन जो है हमारे पंजाब में वो ज्यादातर मकई वाला जो रीजन है या जो शुगर केन वाला रीजन है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। उसी को वो तकरीबन 27 इंच का बनता है और उसके फिर दोनों तरफ जो है थोड़ा सा नीचे करके दोनों साइडों पे लगाते हैं। और इसी तरह अगर बेड बनाएं तो बेड भी जो है वो तो 32 इंच का कुछ लोग बनाते हैं, कुछ 36 का बनाते हैं, कुछ 42 का बनाते हैं। अब उसके ऊपर ये है कि अगर आपका प्लांट टू प्लांट साइज जो फासला है वो 6 से 8 इंच होता है। अगर आपने रिज का फासला आपने ज्यादा रखा हुआ है तो फिर प्लांट टू प्लांट थोड़ा कम कर लेते हैं, अगर वो कम रखा हुआ है तो फिर उसको ज्यादा कर लेते हैं। तो ये लेकिन बेसिकली ये हर इलाके का फार्मर का उसके जो इम्प्लीमेंट उसके पास मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आजकल काफी जगहों पे चिन्योट में, करोड़ पक्का में ये प्लांटर आ गए हैं, उन्होंने बना लिए हैं और लोग जो हैं वो खरीद के उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन जो चीज है, क्योंकि ये बड़ी एक्सपेंसिव क्रॉप है, कि आप नंबर ऑफ प्लांट जो पौधे हैं पर एकड़ जो हैं वो पूरे करें। जो मेरी तजवीज़ हमेशा ये रही है, अगर 800 केजी हम रिकमेंड करते हैं तो आप मोर और लेस आपके पौधे 80,000 से 85,000 बनते हैं। तो इस रेशो में रहने चाहिए पौधे आपके, कि 80,000 के प्लस माइनस अगर आपके पौधे रहेंगे तो फिर आप जो है बेहतर उसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी अच्छा, इसमें जी इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने सीट पे बात करें, कितना सीट वेट चाहिए? जी जी सर जी 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 गुरदेव सर। ड्राई सीड जो है, एक आप मेरे से कर रहे हैं सवाल? सर आपकी मनसुख साहब आपकी आवाज कट रही है। मेरी सर मैं तो गुरदेव बोल नहीं रहा समझाइए हूँ जैसे वो ये। क्या कहना चाह रहे थे। जी सर। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हेलो। सर अब आ रही हाँ, है। जी सर अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। उसमें हम ये है कि 800 केजी इसकी रिकमेंडेशन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो नंबर ऑफ जो क्लोव्स हैं, तुरियां हैं, वो इसकी निशानी ही ये जीवन की यही है। पहले साल जब लोग खरीदारी कर रहे थे तो मैं उनको हमेशा यही कहता था कि इसकी दो पक्की निशानियां हैं। एक तो इसके जो नंबर ऑफ क्लोव्स हैं या तुरियां जो हैं वो 8 से 10 है। अगर कोई बहुत रियर होगा, कोई 11 हो जाएगी या 12 हो जाएगी, तो अगर 12 से ऊपर जाएंगी तो फिर वो जीवन नहीं है। दूसरा ये है कि मैं इसी के साथ अटैच कर देता हूँ कि इसका बाहर का जो हमारा है साइड है वो वाइट होती है। अंदर जो क्लोव के अंदर की दोनों जो हिस्से होते हैं, क्योंकि ये तकून के शक्ल में होता है तो इसमें जो वो गोल्डन येलो होता है, ये इसकी निशानी निशानी है। तो अगर आप 800 के हिसाब से लेते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो नंबर ऑफ क्लोव्स कितने हैं और उस क्लोव का जो वेट है वो कितना है। वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। मेरी जो प्रैक्टिकली अपने फार्म की जो रेशो आई थी, वो नंबर ऑफ क्लोव जो थे वो 8.6 थे और जो उसका जो वेट था पर क्लो का वो 11 पॉइंट समथिंग था।
तो उसके हिसाब से हर फार्म का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जो मेरा जमीन का वेट होगा वो और होगा, जो दूसरी जमीन का वेट होगा वो और होगा। ये थोड़ा बहुत आपको 5 से 10 किलोग्राम का फर्क जो है वो रहेगा। तो बहरहाल वो ये है कि आप नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ना वो उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बाकी जो वेट का इतना इशू नहीं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जैसे आपने अभी बताया कि ये हमारे पास जो जीवन है इसका क्लोव जो है वो बड़ा होता है। आम हमारे अगर हम लसर की निस्बत देखें तो इसके फिर जब हम इसकी सोइंग करते हैं, जब इसको जमीन में लगाते हैं तो उसकी बुवाई जो करते हैं तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंस होगा, हमें ज्यादा थोड़ी डेप्थ पे लगाना पड़ता होगा इसको। तो इसके बारे में भी अगर आप किसान भाइयों को थोड़ी सी बता दें इसमें कि ये इसको है कितनी डेप्थ पे रखना चाहिए। अमूमन तो ये जो प्लांटर से करते हैं वो तो उसको आप फिक्स कर लेते हैं, लेकिन इसको जो ज्यादा बेहतर प्रैक्टिकल वे है वो ये है कि तकरीबन ये आपका 1.5 इंच के करीब प्लस माइनस जो है ये नीचे रहना चाहिए। ऊपर कुछ लोग हमारे दोस्त जो है ना उसको ऊपर नंगा छोड़ देते हैं कि नजर आए, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके ऊपर हल्की सी जो सॉयल है, मिट्टी जो है वो डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है तकरीबन ये दूसरा जो हमारे देसी है उसमें तकरीबन 7 से 10 दिन लगते हैं। इसका जो टेम्परेचर के हिसाब से जो देखा जाए तो ये तकरीबन हम कहते हैं कि ये शुरू ही तकरीबन 20-25 दिन बाद होता है, तो तकरीबन 25 दिन 30 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर रहनी चाहिए कि वो अपना जो पीरियड है 20-25 दिन का उसकी जो इम्बाइबेशन होती है सीड की वो हो जाए और उसके बाद वो जर्मिनेट करे। हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी कुलदीप साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रही कि हम इस पे जो फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन करते हैं वो जमीन की तैयारी के वक्त खादें जो हम डालते हैं उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों की थोड़ी रहनुमाई करें, और फसल में कब कब और कैसे और कितनी मिकदार में खादें इस्तेमाल करनी चाहिए उसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालें। जी अच्छा, जो जीवन गार्लिक है क्योंकि इसका जो प्लांट साइज है इटसेल्फ वो काफी बल्कि हैवी प्लांट होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्लोव बड़ा है और इसका प्लांट भी बड़ा बनता है और नीचे इसका बल्ब बड़ा बनता है, तो इसकी न्यूट्रिशन अपटेक रिक्वायरमेंट जो है वो देसी लहसुन से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये है कि आपकी जमीन जो है और आपकी प्रीवियस क्रॉप जो थी उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी फर्टिलाइजर चाहिए। लेकिन जनरली जो है हमारे पास उसकी हर फार्मर की अपनी जो है उसमें असेसमेंट है। तो जो हम करते हैं पिछले 2-3 सालों से हम कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जमीन में बुआई के वक्त 2 बोरी DAP डालें, उसमें यूरिया नहीं डालनी। यूरिया इसलिए नहीं डालनी कि जो जीवन गार्लिक है इसको 6 to 8 वीक्स तक लग सकते हैं इसकी जर्मिनेशन के लिए। अब 6 to 8 वीक्स तक इसकी जर्मिनेशन होती रहती है। जब जर्मिनेशन हो जाती है तो उसके बाद अगले जो कपल ऑफ वीक्स हैं वो जो क्लोव के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी बेस पे वो ग्रो कर रहा होता है। तो ये सारे जो वीक्स हैं इसमें जो जमीन से फर्टिलाइजर है वो उसने लिया भी नहीं और उसको अवेलेबल क्योंकि उसका भी रूट सिस्टम नहीं बना, तो 2 बोरी DAP आपने सोइंग के वक्त डाल दी। उसके बाद जो है आपने उसको नंबर ऑफ लीव्स की बेस पे उसकी असेसमेंट कर लें कि इतने लीव्स हो गए तो इसको खाद देनी है, या उसके आप जो है ना उसके मंथ के हिसाब से चलते जाए, ठीक है। जब 60 डेज की क्रॉप हो जाती है तो उस वक्त आपने इसको नाइट्रोफास देनी है, ठीक है, नाइट्रोफास देनी है। उसके बाद आप ह्यूमिक एसिड जो है उसकी फ्लडिंग करते हैं इसमें, और उसके बाद आप इसमें जिंक की फ्लडिंग करते हैं। फिर अगली स्टेज आती है 90 डेज के ऊपर। 90 डेज के ऊपर जाके फर्स्ट टाइम आपने इसको यूरिया दे, ये हमारी अपनी प्रैक्टिस है कि 90 डेज की जब क्रॉप हो जाती है तो फर्स्ट टाइम जाके आपने उसको यूरिया दी और SOP दी। फिर 120 डेज जो अभी का टाइम आ गया है इस पे जाके आपने दोबारा उसको SOP दी, उसको आपने नाइट्रोफास दी और उसमें आपने ह्यूमिक एसिड और सल्फर की फ्लडिंग की। अच्छा, जो लास्ट आपने फर्टिलाइजर देना है इसको वो आपने 15 मार्च से पहले दे लेना है, और वो नाइट्रोजन नहीं होगी, कोई नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर आपने मार्च में नहीं देना, वो सिर्फ SOP होगा, ठीक है। SOP के आप 1 बोरी की फ्लडिंग करें 25 kg वाली जो है, ठीक है। तो 15 मार्च से लेके अगले जो
एंड ऑफ अप्रैल तक का टाइम है, उसमें आपने सिर्फ पानी देना है जब पौधे की जरूरत होगी, फर्टिलाइजर नहीं देना। अब साइंस क्या है कि इसकी 2 स्टेजेस हैं, पहली वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट स्टेज है। तो आपने ना खुद कंफ्यूज होना है, ना आपने अपने प्लांट्स को कंफ्यूज करना है। उसकी आपने इस तरह करके फर्टिलाइजर देनी है कि आपने फरवरी तक आपने इसकी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर की डोज अपनी कंप्लीट कर लेनी है, ताकि उसकी स्मूथ जो है वेजिटेटिव ग्रोथ होती जाए। जब वो कंप्लीट हो जाएगी, आपने लास्ट आपने पोटाश दी। पोटाश में क्या होगा कि मार्च के महीने में और मार्च के एंड पे और अप्रैल में जितना भी ट्रांसलोकेशन होगी, जितना भी सैप बनेगा लीव्स में से, वो सारा आपके बल्ब में नीचे स्टोर होता जाएगा। सो नाइसली सिमेट्रिकल उसके बल्ब बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कपल ऑफ वीक्स उसको आपने देने हैं, एंड ऑफ अप्रैल, डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपकी क्रॉप है, और मे बी मई के कुछ दिन के आपके जो है वो उसकी राइपनिंग हो जाए, उसकी सेनेसेंस कंप्लीट हो जाए, उसकी सर क्लियर थोड़ा सा इंडिकेटर। इंटरप्ट करूंगी आपको, अगर आप थोड़ा सा उर्दू में इसको बयान कर लें, क्योंकि हमारे आम किसान को थोड़ा अच्छा, राइटिंग और ये चीजें समझने में मुश्किल होगी। जी ठीक है, सर। सॉरी। अच्छा, तो क्या करना है कि फिर आपने क्या करना है कि उसको जब आपको लगेगा ना कि आपकी फसल तैयार हो गई है, तो उसको आपने फील्ड में ही कम से कम 2 हफ्ते देने हैं, कि जैसे कहते हैं ना फसल पकानी है, ठीक है। उसकी निशानी ये है कि जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, लीव्स ऐसे नीचे को गिरना शुरू हो जाएंगी। तो जब आपके मोर देन 50% लीव्स येलो हो जाए तो आपकी फसल तैयार है। अब उसको आप हार्वेस्ट करेंगे और बाकी जो भी उसकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक है उसके ऊपर काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। सर जैसे हमने फर्टिलाइजर की बात की, इसी के साथ हम उसके इरिगेशन शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि G1 को हमारी आम लहसुन को या देसी लहसुन की निस्बत पानी जो है उसकी कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा है, कम है, और पानी कब देना चाहिए, कितने वक्फे से देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है इसकी। वो कैसे? जब आपने जिस दिन सोइंग की, सोइंग करने के बाद उसी दिन ही आपने पानी दे दिया और प्री इमरजेंसी ऊपर वीडीसाइड स्प्रे कर दिया, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर मनसुख साहब ने बताया कि इसका जो क्लोव है, जो तुरी है, वो कभी बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी की सारी अंदर बेरिड होनी चाहिए, क्योंकि उसको 6 to 8 वीक्स तक वो जर्मिनेशन इसकी होती रहती है, ठीक है। अगर बाहर होगा उसको थोड़ा सा सूखा लगेगा, आपका सीड ड्राई होके मर जाएगा। तो पहला पानी आपने इरिगेशन के फौरन बाद दे दिया। डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान में किस एरिया में लगा रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर कितना है, गर्मी कितनी है, जमीन किस तरह की है आपकी। दूसरा पानी मेरे हिसाब से विद इन वीक ही दूसरा पानी भी लग जाएगा, ठीक है। पहले अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, ठीक है। एटलीस्ट 7 to 10 डेज पानी चाहिए इसको। जितनी देर इसकी जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं होती, इसको मिनिमम जो इसका वतर है वो आपने मेंटेन रखना है। बेशक आपको हर 4 दिन बाद पानी चाहिए, कोई साइंस नहीं इसमें। किसी लिखी हुई चीज को आप देखेंगे तो आप नुकसान कर बैठेंगे। आपने अपने फील्ड को देखना है, अपनी फसल को देखना है कि आप उसकी जर्मिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि वतर कम हो गया तो आपने पानी दे लेना है। उसके बाद आ जाता है दिसंबर का महीना। दिसंबर के एंड पे इस साल सर्दी थी, धुंधे पड़ना शुरू हो गई, धूप नहीं निकली, तो हमारी अपनी जो फसल है दिसंबर से लेके कम से कम 6-7 वीक हमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। और दरमियान में दिसंबर के एंड पे बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी, तो समझ लें कि 2 महीने ऐसे गुजर गया कि पानी नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारा आपने अपनी लोकलाइज्ड कंडीशंस के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि पानी कब देना है। ये वेजिटेबल है, जितने भी वेजिटेबल लगाते हैं फार्मर्स, उनको सबको पता है कि कोई भी ऐसी वेजिटेबल नहीं है जिसको पानी की फ्लडिंग और बहुत सारा पानी चाहिए। बड़ा मिनिमम वतर चाहिए होता है, वो आपने थ्रू आउट मेंटेन रखना है। तो ये इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है। जी सर। सर अगर हम मुख्तसर सा करें कि अगर बता दें कि हम उसको टोटल कितने पानी चाहिए, 2-3, अगर हम अंदाजन भी कहें कि इसको मिनिमम इतने पानी जो है वो चाहिए, इतना पानी लगाने हैं, 2-3 बहुत जितने। सारे इसको बहुत सारे पानी चाहिए, ठीक है। मतलब पानी डिपेंड करता है कि कितनी धूप निकली है। अक्टूबर में गर्मी होती है पाकिस्तान में, ठीक है। जी अक्टूबर जी। के महीने में हो सकता है 4 पानी लग जाए, नवंबर के महीने में 3 और पानी लग जाए, दिसंबर में हो सकता है 1 लग जाए पानी, 2 लग जाए, जनवरी में कोई नहीं लगेगा, फरवरी तक अभी तक शायद कोई ना लगे पानी। फिर ये टाइम आ जाएगा जो मिड एंड फरवरी है, तो इसके बाद फिर आपको अब से लेके ऑनवर्ड डिपेंड करता है कि मिडिल में बारिश कितनी हुई है। तो गिनती कोई नहीं पानी की, आपने वतर बरकरार रखना है उसका। तो हो सकता है क्रॉप के कोई
15-16 पानी लग जाए थ्रू तैयारी के दौरान। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी सर, जी सर। इसमें ये है कि पानी तो, जैसे उन्होंने कहा कि पानी तो वतर में रहना चाहिए, लेकिन इसको मैं नॉन वाटर लविंग क्रॉप कहता हूँ कि ये पानी को पसंद नहीं करती है। उसकी वजह ये है कि इसको जो पौधे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, जमीन को चाहिए बेसिकली उस वक्त। इसको रेज पहुंचनी चाहिए, जो पंजाबी में हम कहते हैं ना। तो ये जिम्मेदारों को कि वो इस तरह पहला पानी खास तौर पे बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी रेत जो है वो ऊपर सीड तक पहुंच जाए। पहले पानी में जिन लोगों को अच्छा नहीं दिया, क्योंकि उसका पानी का रास्ता नहीं बनता, तो उसकी वजह से उनको फिर लेटर ऑन प्रॉब्लम होता है। तो बाकी ये है कि अगर वो जिम्मेदार को पता होता है कि जब उसने पानी दिया तो अगले 2 घंटे में 3 घंटे में वो उसकी रेत जो है वो जहाँ वो सीड पड़ा है या उसका प्लांट खड़ा है वहां तक पहुंच जाएगी। इसलिए उसको पानी जरा थोड़ा सा नीचे रख के देना चाहिए कि बहुत ओवर इरिगेट ना हो, लेकिन पहुंच जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर इसी एक के और साथ चीज, सॉरी, एक जी और चीज, अगर किसी बंदे ने बेड पे लगाए हैं प्लांट्स और उसमें उसने 3 और 4 लाइनें बना ली हैं, तो जो रेज है, जो स्लैब है, वो जो मिडल वाली लाइनें उनको नहीं चढ़ता। ठीक है, तो एक ये हमारा एक्सपीरियंस है कि आपने जब इसको रिजिज पे लगाना है, खेलियों पे लगाना है, तो आपने सिर्फ खेली के ऊपर दोनों साइडों पे एक एक लाइन लगानी है, मिडल में ना लगाएं। देसी जो है वो मिडल में लगाते हैं सारा कुछ, वो पानी दरमियान में अगर नहीं चढ़ता तो आपके पास तो अगर ज्यादा 2, 4, 5, 10 एकड़ लगाए हुए हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती कि फिर आपको ओवर फ्लडिंग करना पड़ता है, जिसके आगे सब्सिक्वेंट और प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपने खेली के दोनों साइडों पे बस एक ही लाइन बनानी है। एक कंडीशन है जिसमें आप बेड बना के मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं, अगर आप ड्रिप इरिगेशन करते हैं। ठीक है, वो एक टोटली डिफरेंट साइंस है। जी जी सर, जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मनसा साहब, आप हमें बताएं कि इसमें जड़ी बूटियों का जो हमला होता है उसपे कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जीवन की जो हमारी फसल है उस पे हमला करती है और उसके साथ मुकाबला स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट का और लाइट का, वाटर का। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और उनका तदारुक कैसे किया जाता है, इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी बताएं। इसमें बेसिकली इन जनरल जो हम कहते हैं, इसमें 2 किस्म की जड़ी बूटियां होती हैं। एक होती हैं चौड़े पत्ते वाली, एक होती हैं जो घास वाली। तो दोनों के लिए विडेसाइड मौजूद है। अगर तो आपने जैसे इन्होंने कहा कि जब प्लांटिंग कर दी तो उसके 24 आवर में जब वो वत्तर में आ जाएगी तो उसके बाद आपने इसको स्प्रे करना है। एक है जो चौड़े पत्ते वालों के लिए पेंडीमेथिलीन है और दूसरा एक्समेटोलॉक्सल है। तो वो दोनों आप मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्री इमरजेंस है। अब उसके बाद जनरली ये आपका जो कंट्रोल रहता है तकरीबन 45 डेज का कंट्रोल रहता है। अगर उसके बाद जो किसी को बहुत जरूरी हो तो वो सिर जो है ना, फिर वो ऑक्सीफ्लोरिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम हजफ कहते हैं। तो उसके अलावा फिर आप नहीं कर सकते हैं। वो तकरीबन आपका 70-80 डेज का जो है ना कंट्रोल रहेगा। दूसरा ये है कि अगर आपने उसको मल्चिंग कर दी है, जो कि पराली से उसके साथ की जाती है, तो मल्चिंग के बाद फिर उसको कोई स्प्रे वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्चिंग इटसेल्फ एक तो वो जड़ी बूटियों को सप्रेस कर रही होती है, दूसरा पानी का जो है उसका जो है रिक्वायरमेंट वो कम हो रही होती है, और जमीन जो है वो नरम नरम रहती है। तो इसलिए अगर उन्होंने मल्चिंग नहीं करनी तो फिर तो ठीक है, वो वीडिसाइड के लिए जाएं। अगर मल्चिंग करनी है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। मल्चिंग भी जो है वो तकरीबन मिड मार्च के बाद उनको निकालनी पड़ती है। तकरीबन जब 15-20 दिन रह जाते हैं तो फिर वो उसको फायर कर देते हैं, क्योंकि मल्चिंग की उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी जड़ी बूटियां सप्रेस होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। मुझे सर, जैसे सर ने मल्चिंग की बात की है, तो अगर आप मल्चिंग से के बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा डिटेल में बता दें कि किस तरह वो मल्चिंग करें और किस चीज से मल्चिंग करें, जैसे राइस स्ट्रॉ या ऐसी कोई चीज। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, मल्चिंग जो है वो आप
राइस स्ट्रॉ उस वक्त अवेलेबल होता है, क्योंकि राइस की हार्वेस्टिंग हुई होती है तो प्लेंटी ऑफ अवेलेबल होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने सोइंग कर ली, उसके बाद ऊपर आपने राइस स्ट्रॉ जो है वो डाल दिया, तो पानी लगा दिया, या उसके नीचे पहले आप वीडीसाइड का स्प्रे कर लें, उसके बाद आप उसमें उसके ऊपर मल्चिंग कर दें। एक तो ये कॉमनली लोग यूज करते हैं, दूसरा जो ब्लैक पॉलीथीन यूज होता है उसकी भी मल्चिंग होती है। लेकिन ये अच्छा, ये हमारा प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस है कि जो पॉलीथीन की, ब्लैक पॉलीथीन की मल्चिंग है उसके प्रॉब्लम्स हैं G1 गार्लिक में। क्या प्रॉब्लम है कि अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, तो अगर कोई नॉर्मल फील्ड जिसमें मल्चिंग नहीं थी या वीटस्ट्रा की मल्चिंग थी, हो सकता है वो 2 या 3 वीक में वो आपने उस लेवल पे आ जाए जितनी मॉइस्चर चाहिए थी, नंबर 1। अगर आपने उसकी पेपर की, प्लास्टिक की मल्चिंग की हुई है तो आपको 2-3 वीक एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब ये जो प्लांट है इसको मिनिमम लेवल का वत्तर चाहिए, तो अगर आपने प्लास्टिक की मल्चिंग की हुई है तो उसमें 2-3 वीक आपके ज्यादा चले गए। अगर बहुत ज्यादा रूट जोन में पानी था तो उसमें फंगस लग जाती है, अगर फंगस नहीं लगती तो वैसे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपका बल्ब साइज छोटा रह जाता है। अच्छा, तो ये आप देख लें कि जो प्लास्टिक की मल्चिंग है वो लोग बहुत पसंद करते हैं कि बड़ा बड़ा नाइस, नीट एंड क्लीन लगता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम जो है इस साल खासतौर पे देखने में आया जब ये दिसंबर में बहुत सारी बारिशें हुई हैं। तो मल्चिंग जो बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ वो व्हीट राइस स्ट्रॉ की ही मल्चिंग बेहतर है। जी सर, बहुत शुक्रिया। मनसब साहब, आपसे मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी, उसमें आपने मुझे बताया था कि हम जब बल्ब का साइज है उसकी बढ़ोतरी के लिए गंडेल निकलती है, डंडी निकलती है, तो उसकी कटिंग जो है वो कितनी जरूरी है, और इसकी कटिंग अगर हम ना करें, किसान भाई अगर उसकी कटिंग ना करें तो उसका हमारे पास जो हमारा लहसन है उसकी बल्ब की साइज पे, उसकी बढ़ोतरी पे क्या असर होता है? जी मनसब साहब। ये मैंने जो उर्दू में ब्रोशर लिखा हुआ है, किताबचा, वो सोशल मीडिया पे भी है, तो उसको हम अंग्रेजी में इसको स्केप कहते हैं, और या पंजाबी में डंडी कह लें, गंडेल कह लें, सिट्टा कह लें। तो बेसिकली जो लहसुन है इसका बीज कोई नहीं होता, तुरियां ही इसका बीज है। तो ये जब वो सीजन आता है तकरीबन मिड मार्च के बाद ये शुरू होती हैं, जो डंडी निकलती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फूड है, जो खुराक है, जो हमने फर्टिलाइजर के जरिए उसको दी है, तो वो सिट्टे की तरफ जा रही है, उस डंडी की तरफ जा रही है। तो इसको जब उनको नजर आए कि ये निकलना शुरू हो गई है, तो ऊपर से 2-3 इंच छोड़ के वो जो ये शहादत वाली उंगली और जो अगली उंगली है, उस दोनों से अगर उसको वो करेंगे तो मतलब किसी द्रांति की या वो किसी चीज की जरूरत नहीं है, उससे वो जो है ना वो उसको काट सकते हैं। और इसको जब वो रिमूव करते हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो फूड है या सैप है, वो ऊपर जाने की बजाय फिर नीचे की तरफ जाता है। जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि बल्ब का साइज जो है वो सारी खुराक जो है बल्ब की तरफ जा रही है। अब लास्ट ईयर एक जिम्मेदार का मुझे फोन आया, तो उस बेचारे को ये पता ही नहीं था कि मसलन ये भी निकालनी है, और उसका पूरा खेत 1-2 कनाल जितने भी थे, तो उसने समझा कि ये शायद सीड होगा, तो वो सारा ही उसके जो बटन थे वो बिल्कुल छोटे छोटे रह गए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये निकलना शुरू हो तो इनको 2 दिन के 3 दिन के वक्फे से उसको साथ साथ जो है ना वो तोड़ते जाएं। ये वैसे चाइना में और ओरिएंटल कंट्रीज में इसको एज ए फूड भी बिकता भी है, अभी पाकिस्तान में भी बिकना शुरू हो गया है। जो 5 स्टार होटल है, कुछ लोगों ने लास्ट ईयर जो है वो बेचा है, और ये मतलब खाने में बड़ा मजेदार है, आप कीमा में भी पका के खा सकते हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका जो अगर नहीं काटेंगे तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। जी सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, सर इसी के साथ हम इसकी अब जीवन की जो इस पे बीमारियाँ आती हैं, कीड़े-मकोड़ों का अटैक आता है, उससे मुतल्लिक बात करते हैं कि जीवन जो है वो देसी लहसुन की या हमारे पास जो बाकी इकसाम हैं, उनकी निस्बत ये क्या रेज़िस्टेंट है पेस्ट अटैक से और डिज़ीज़ेज़ से? और अगर इस पे डिज़ीज़ेज़ का अटैक आता है, तो कौन-सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो ज़्यादा इस पे अटैक करती है और उनका कंट्रोल क्या हम कैसे कर सकते हैं? देखिए इसमें जो इंसेक्ट का अटैक है वो तो बहुत कम है, थ्रिप्स का ही सिर्फ अटैक होता है। उसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, वो जो जो भी डीलर हैं उनसे मिल जाती है। अ, 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 और जो बीमारियां हैं इसका भी
इन जनरल तो ये खुद एंटीबायोटिक है, तो इसलिए वो इतनी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसको ओवरडोज करते हैं, दूसरे वैरायटियों की निस्बत फर्टिलाइजर ज्यादा देते हैं, तो इसलिए जो है ना वो बीमारियां भी ज्यादा आती हैं। इसके लिए ज्यादातर बीमारियां जो है इसकी फफूंदी कुश है, और उसके लिए ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि और या तो एहतियाती भी कर लेते हैं कि जब यूं ही मौसम आता है, क्योंकि अब ये जो मौसम आ रहा है धुंध के बाद, अब ये बीमारियों का सीजन होगा तकरीबन फरवरी और मार्च का महीना। तो इसमें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, पहला जो स्टार्ट है वो तो लें, उससे मेटालॉक्सल प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है उससे करें, और उसको रिपीट जरूर करें 7 to 10 डेज के बाद। और उसके अलावा मार्च में जाके कुछ ज़रूरत पड़ती है, जब इसको ब्लाइट वगैरह आती है, और अभी भी कुछ लोगों की शिकायत आई है, तो उसके लिए जो बेहतरीन जो है ओज़ॉक्सिस्टॉर्बिन और डाइफेनकाजोनोल जो है वो, उसका मिक्सचर जो है ना वो करना चाहिए। अगर इसका कई दफ़ा जो नीचे इसके बल्ब हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए एल्यूमिनियम फोस्फेटाइल का स्प्रे भी करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सवियर अगर कंडीशन हो जाए, तो फिर उसको जो है ना वो फ्लड भी कर सकते हैं, 2-3 किलो जो है वो फ्लड कर दें, तो वो उसका क्विक रिस्पांस आता है। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इनको रिपीट जो है, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि मैंने एक दफ़ा स्प्रे कर दिया है तो वो ठीक हो जाएगा, रिपीट उसको ज़रूर करना चाहिए 7 से 10 दिन के वक्त के बाद। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि हमने देखा है कि इस पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है जीवन गार्लिक पे, तो गुलरेज साहब आप क्या कहते हैं कि बीमारियां जो हैं इस पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट है? जैसे हमारे पास फंगल डिजीज है, फफूंदी कुश है, तो अगर वो जड़ पे अटैक कर रही है, पत्तों पे अटैक कर रही है, तो उसका टेम्परेचर के साथ कोई लिंक है? टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो डिजीज जो है वो ज़्यादा अटैक करेगी? देखिए, जो फंगस है ना, ये ह्यूमिडिटी की वजह से ज्यादा आती है। अगर देखें, जैसे आपकी क्रॉप, ये आगे मार्च का महीना आने वाला है, तो सनशाइन, हर रोज धूप निकलेगी, ठीक है, और आपने साफ सुथरी क्रॉप रखी हुई है, गोभी की वीड्स कोई नहीं, उसमें इंसेक्ट्स कोई नहीं है, तो आपकी फसल के ऊपर फंगस का अटैक होने के बड़े मिनिमम चांसेस है। तो फंगस जैसे ये पीछे जनवरी में, दिसंबर के एंड में हर रोज धुंध पड़ती थी, बारिश हुई है, धूप नहीं निकलती थी, तो ये वो सारी कंडीशंस बन जाती हैं कि जो फंगस है वो कहीं थोड़ी सी ग्रो की, थ्रू आउट वो स्प्रेड करके विद इन फ्यू डेज जो है वो पूरे आपके फील्ड में वो स्प्रेड हो जाती है। तो फंगस जो है वो इटसेल्फ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हायर ह्यूमिडिटी, और उसमें जो तीसरा जो है वो मॉइस्चर का, जो रूट जोन में मॉइस्चर है वो ज्यादा होना है। तो उसमें डॉक्टर साहब ने जो एक्सप्लेन किया है कि कौन सी आप उसमें केमिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि फंगस होनी ना दें। किसी भी फसल को फंगस जिस पे होती है उसको नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जीवन गार्लिक है ये इटसेल्फ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव क्रॉप है, ठीक है, तो इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जब भी 15 दिसंबर के बाद टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाए, बारिशें शुरू हो जाए, तो आप एटलीस्ट एवरी 2 वीक्स फंजीसाइड का स्प्रे करें। और उसमें, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होता है, बहुत लो होता है, तो जो ये जो जीवन क्रॉप है, ये रूट से फीड का अपटेक इसका कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको बहुत सारे टाइम जो है ऊपर से फर्टिगेशन करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर की स्प्रे करनी पड़ती है, एनपीके की स्प्रे करनी पड़ती है, जिंक की, सल्फर की स्प्रे करनी पड़ती है। तो उस वक्त आपके पास चांस होता है कि आप जो भी आप न्यूट्रिएंट स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें आप कोई फंजीसाइड मिक्स कर लें। तो एवरी 2 वीक्स वो स्प्रे करते जाएं, तो आपकी फसल ठीक रहेगी, कोई मसला नहीं बनेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। मनसूर साहब, हम इसकी बर्दाश्त की तरफ चलते हैं कि हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो हमारी जीवन की जो फसल है वो कितने टाइम में बिल्कुल तैयार हो जाती है, वो अपनी हार्वेस्टिंग तक पहुंच जाती है कि इसकी अब हमने बर्दाश्त कर लेना है अपनी फसल को, और इसके बर्दाश्त के तरीके क्या है, कटाई के किस तरीके से हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए इसकी? इसमें जो टाइम है वो तो डिपेंड करता है कि आपकी सोइंग कब हुई थी, क्योंकि ये तकरीबन रफली 7 महीने की क्रॉप है।
अगर आपने समझ लें कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसको काश्त किया है, तो मोर और लेस ये 10-15 मई के दरमियान जो है ना वो पक जाएगी। लेकिन ये हमारे नॉर्थ और साउथ का जो एरियाज हैं उसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा, 2-4 दिन का 5 दिन का फर्क होगा, क्योंकि टेम्परेचर के डिफरेंसेस है। और इसका जो दो बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जब आपके आखिरी वीक चल रहे हों तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपने पानी इसको स्टॉप करना है, क्योंकि अदरवाइज आपको जब उसमें बेशक आप मैकेनिकली ट्रैक्टर से उसको खुड़ाएं या मैनुअल खुड़वाएं, आजकल तो ज्यादा क्योंकि ज्यादा एरिया पे लग रही है तो इसलिए जो है वो ट्रैक्टर से ज्यादा ब्लेड के जरिए उखाड़ते हैं उसको नीचे, जिस तरह पोटैटो की क्रॉप को करते थे तो वो उस तरह करते हैं। तो वहां से फिर चुन लेते हैं, ब्लेड नीचे से उसको जमीन को ऊपर उखाड़ देता है और फिर चुन लेते हैं। और इसका जो टाइम है बेसिकली पत्तों के हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन जब इसके पत्ते 30-40% येलो हो जाएं तो वो आप समझ लें कि ये आपकी क्रॉप जो है वो तैयार है, और उसको फिर आपने पानी रोक देना है। पानी 10 से 15 दिन पहले उसको रोक देना है और फिर आपने इसको हार्वेस्टिंग करनी है, चाहे आप मैनुअल कर लें, चाहे आप ट्रैक्टर के आगे ब्लेड लगा के या जो नए मशीनरी आई है उसके साथ कर लें। तो ये, और उसके बाद इसको आप तकरीबन अगर रख सकें तो कम से कम 2-3 दिन आपको उसको वो जो बेड है या रिज है उसके ऊपर फैला के रख दें, या फिर आप स्टोरेज जो अगर खुला है वहाँ बड़ा बरामदा है या आप ग्रीन नेट लगा के इसको पैलेट के ऊपर या सॉइल को टच ना करे उसको फैला के रख दें। फिर उसकी गड्डियां बनाएं, 8 से 10 पौधों की गड्डियां बना के, उसके भी फिर आगे दो तरीके हैं, या तो आपने वेंटिलेटेड स्टोर में उसको हैंग करना है स्टील की तार के ऊपर, या फिर पैलेट बनाना है आपने उसको 1-2 फुट ऊंचा करके और लकड़ी के उसके ऊपर या बांस के रख के और उसके ऊपर इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको रखे। तो ये आपका जो क्योरिंग पीरियड है ये ही क्रिटिकल पीरियड है जिसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ है कि वो क्योरिंग पीरियड जो है 4 से 6 वीक का, वो वेंटिलेटेड स्टोर सही नहीं होता और उसमें हवा सही नहीं चल रही होती। जैसे ये हमारे पुराने दौर में 12 दरी टाइप होते थे वो होने चाहिए, या वेंटिलेटेड स्टोर होने के चारों तरफ से हवा लगे। तो फिर ये है कि 4 से 6 वीक के बाद ये आपका जो प्लांट है उसको आप उतार के जब 6 वीक हो जाए तो फिर आप उसको बल्ब में या उसकी क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर इसकी हार्वेस्टिंग स्टोरेज होगी। इसके बाद मैं आपसे जनरल बस ये पूछना चाहूंगी कि 1 एकड़ से अगर हम इसकी बात करें कि 1 एकड़ से हमारे किसान भाई जो इससे वो कितनी पैदावार हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आप बताएं कि कितनी पैदावार जो है वो हमें मिल सकती है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और अगर वो अजीजी वाला जुनेद साहब सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है ना वो 8 टन है। 200 मन जो है ना वो इसका पोटेंशियल हम उसको कहते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि पंजाब में जब ट्रैक्टर तकसीम होते हैं और वो कहते हैं कि जी फलां जिमीदार ने गंदम के 120 मन ली है पैदावार, तो वो जो 120 मन वाले होते हैं वो 5% होते हैं या 2% होते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं वो 40, 50, 60 मन पे होते हैं। लास्ट ईयर जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हैं उसमें से वेरी फ्यू ने 200 मन ली है या 200 मन से थोड़ी सी ज्यादा ली है, और वो एरियाज हैं जो दरियाओं के किनारे हैं, जैसे दरिया सिंध का किनारा है, झेलम का किनारा है, या चनाब या रावी का किनारा है, जहां महरा एंडीलोम जमीन जो होती है वहां होती है। तो ये उसका पोटेंशियल है। जो हमारा सेंट्रल पंजाब है उसमें बहुत रियर होगा कि आप कोई बंदा जो है ना 200 मन ले। एवरेज जो है वो इसकी 4 से 6 टन रहेगी, जो मोस्टली फार्मर आप समझ ले 80-90% फार्मर जो हैं वो इस रेंज में रहेंगे 4 से 6 टन के हिसाब से, यानी कि 100 मन से
150 मन तक। वो बड़े थोड़े फार्मर होंगे जो आपको 200 मन 250 मन तक लेंगे। लोगों ने ली है, लेकिन इट्स नॉट ट्रू कि हर बंदे की इतनी पैदावार आएगी। तो ये खरीदार भाइयों को जो कैलकुलेशन कुछ लोग करके बताते हैं वो क्लियर होना चाहिए कि ये पैदावार उसमें सलाहियत है, लेकिन ये हर जमीन पे हर एरिए पे नहीं है। और बाकी उस फार्मर की जो अपनी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उसने खाद कितनी दी है, मेहनत कितनी की है, वेस्टाइल को कैसे कंट्रोल किया है, उस पे भी डिपेंड करता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। गुलरेज साहब, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम अपने फार्मर्स भाइयों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके बारे में, जो हमारी फेसबुक से ऑडियंस हमें ज्वाइन की उन्होंने जो क्वेश्चन किए हम बोलेंगे। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि इसकी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें कि जीवन की इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, ये इसकी कीमत के बारे में बात करें कि 2022 में अगर हम इसकी बात करें कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप, और फ्यूचर जो है, फ्यूचर सिनेरियो क्या है जीवन का, कि आगे जाके जो है हमारे किसान भाइयों को ये अवेलेबल होगी आम मार्केट में या नहीं। जी सर। जी गुलरेज साहब, आपने 2 क्वेश्चंस किए हैं। एक तो इसकी आपने इकोनॉमिक्स पूछी है कि इसका हिसाब किताब क्या है, और दूसरा इसकी फ्यूचर डिमांड या फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगी। अच्छा, तो इसकी जो इकोनॉमिक्स है, पिछले साल इन दिनों में जो फरवरी का महीना है, इसका जो फ्रेश गार्लिक है उसका रेट था 300 रुपया पर किलो। एडवांस बुकिंग होती थी, फार्मर को जो बाय करता है उसको जाके मिलेगा मई में। तो मई में जाके ये 300 वाली जो प्राइस है ये 5 से 600 रुपए चली गई, 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये 800 चली गई, और विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स ये 2000 रुपए पे चली गई। तो क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी सप्लाई बहुत थोड़ी है, तो पिछले साल 300 से लेके 2000 रुपए इसकी प्राइस चली गई फ्रेश सीड की। जब फ्रेश सीड बोलते हैं तो वो एक इंटेक्ट प्लांट है, उसमें नीचे रूट्स भी हैं, ऊपर स्टेम भी हैं और लीव्स भी हैं। ये पिछले साल का था। आज मैंने सुबह बहुत सारे दोस्तों को फोन किए हैं, मुझे पता था आपने ये क्वेश्चन पूछना है। तो जो आज की प्राइस है, जो एडवांस बुकिंग हो रही है मार्केट में, वो 1300 रुपए, 1400 रुपए, 1500 रुपए पर किलो हो रही है कि अभी हम आपको पेमेंट दे देते हैं कुछ, बाकी आपको हम पेमेंट देंगे एट द टाइम ऑफ कलेक्शन इन मई। तो पिछले साल इन दिनों में 300 प्राइस थी, इस साल इन दिनों में 1500 रुपया प्राइस है। ठीक है, तो 13, 14, 1500 रुपया प्राइस है। अच्छा, ये तो इसकी होगी डिमांड इस साल, पिछले साल की और इस साल की। अच्छा, फ्यूचर, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें, पाकिस्तान में गार्लिक की शॉर्टेज है। पिछले कई डेकेड से ही गार्लिक की शॉर्टेज पाकिस्तान में है। अब हमारे पास ये समझें कि अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी, बड़ा रहम हुआ है कि ये G1 गार्लिक आ गया पाकिस्तान में। ये डॉक्टर मुनसिब साहब और इनकी टीम जो है, इनकी एफर्ट्स हैं कि मुझे, मेरे हिसाब से जो है 2026 तक आपको बाहर से गार्लिक इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा ये है कि जो कन्वेंशनल देसी गुलाबी है या 756 है, ये उसको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और 2026 के बाद हो सकता है कि आप इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। इसकी जो प्राइस है, डिमांड की वजह से प्राइस है, अब आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ सालों में इसकी प्राइस कम होती, एक टाइम आएगा कि जो एवरेज जो आपका देसी लहसुन है, इसकी उसके बराबर प्राइस हो जाएगी। लेकिन अगले 3-4 साल जो है इसकी प्राइस एक्स्ट्रा ज्यादा रहेगी, उसकी वजह इसकी डिमांड है। तो ये इसका फ्यूचर है। जी सर, थैंक यू सो मच। अब हम अपने किसान भाइयों के और अपने ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सर मनसब, एक फार्मर का क्वेश्चन आया है कि इस पे थ्रिप्स अटैक जो है वो हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या इलाज बताएंगे, कौन सी आप इंसेक्टिसाइड जो है वो रिकमेंड करेंगे? इसके लिए जो है ना, अमीडा क्लोरपेट जो है ना, वो थ्रिप्स के लिए बेहतरीन दवाई है। लेकिन ये क्योंकि हम ब्रांड का नाम इसलिए नहीं ले सकते कि ये कई किस्म के इस फार्मूले के तहत किसी भी अच्छी कंपनी का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ मैं एक बताता चलूँ कि जनरली जो थ्रिप्स का अटैक ये होता है, रियर होता है, लेकिन ये क्योंकि उसकी जो साइड लाइन पे जो क्रॉप्स उगी होती है उसकी वजह से होता है। ये अगर सपोज गंदम या इन चीजों के पास है तो शायद ना हो, लेकिन अगर वेजिटेबल क्रॉप्स हैं या ब्रासिका लगा हुआ है
जिसको तोरिया वगैरह कहते हैं, तो फिर ये उन क्रॉप्स पे की वजह से होता है। तो ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इसी फार्मूले में किसी भी कंपनी की कर सकते हैं। जी सर। सर एक और फार्मर का क्वेश्चन था कि मुल्तान से हम जीवन का जो सीड है वो कहाँ से ले सकते हैं? तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो फार्मर वहाँ उस एरिया में हैं, अगर वो पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल करें तो मैं उनको बता सकता हूँ कि मुल्तान में जिनको मैं जानता हूँ कि जिनके पास रियल जीवन हो सकता है, तो वो मैं उनको गाइड कर दूंगा। लेकिन बेहतर ये है कि अपने एरिया में जाके ज़मींदार की क्रॉप को देखें और फिर जो है वो खरीदें, और मिल जाएगा। मुल्तान में काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ। जी सर। सर अगर किसान भाई पूछे कि अगर वो एक मरला में अगर जीवन की काश्त जो है वो करना चाहे तो एक मरला के हिसाब से आप कितना सीड रेट जो है वो बताएंगे कि वो कितना सीड जो है वो इस्तेमाल वो मैंने उस साहब को जवाब दे दिया था, लेकिन कन्वर्सेशन में एक मरला के लिए 5 किलो ड्राई सीड चाहिए। जी सर, ठीक है। सर एक और हमारे भाई ने क्वेश्चन किया कि सिंध में हम जीवन की कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसको कास्ट कर सकते हैं सिंध के इलाके में? बिल्कुल कर सकते हैं। इस वक्त जो जिन्होंने मेरे से लिया था 2018 में नवाबशाह में, उनका लगा हुआ है, और भी कुछ लोगों ने जो है मीरपुर खास में भी लगाया हुआ है। वो सिर्फ उनका थोड़ा सा हमारा जो मौसम का फर्क है, वो उस हिसाब से थोड़ा सा उनको करना पड़ता है। अदरवाइज जो हम सिंध की और बलूचिस्तान की इन्वायरमेंट है बहुत अच्छी है। जी सर। सर जड़ी बूटियों के बारे में पूछ रहे हैं, वीडीसाइड्स अगर एक दफा फिर बता दें कि जीवन गार्लिक के लिए जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए कौन सी स्प्रे जो है वो बेस्ट है और उनको करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये प्री इमरजेंसी ही उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले भी मैंने कहा कि पेंडिमेथिलिन या स्टाम और डुअल गोल्ड जो है वो मिक्स करके, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं। वैसे तो आजकल कॉम्बिनेशन भी आ गए हैं। और उसके बाद तकरीबन ये 40 से 45 दिन आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सिर्फ ओनली जो है ना वो हदफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कल जाने की हिम्मत नहीं रहनी। कौन? ये सारे। हाँ। हेलो जी जी सर, जी सर। जी, तो फिर वो हदफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है सपोज कल एक फार्मर का क्वेश्चन आया था समहाउ चैनल से मुझे, तो वो पूछ रहे थे कि जी मैं अब हदफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी NS 756 पे। अब देखिए ना उसकी वो तकरीबन 15-20 दिन पहले उसकी कटाई होना शुरू हो जाती है। अब जो फार्मर उसको वीडेसाइड इस्तेमाल करेगा, तो वो ये है कि वो फसल स्ट्रेस में चली जाएगी और वो उठ नहीं पाएगी, उसका बल्ब साइज नहीं। इस वक्त जो है तो अब वो दिसंबर से पहले पहले तक वीडेसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वीडेसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका बल्ब साइज और प्लांट जो है स्ट्रेस में चला जाएगा, वो बल्ब साइज नहीं बनेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो हमने उसकी हार्वेस्टिंग सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक एक एक पॉइंट जो उसको डिटेल से डिस्कस किया है। हमारे किसान भाई जो जीवन गार्लिक की काश्त के लिए मुतवज्जा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो बहुत फायदेमंद रहेगा। मनसब साहब, मैं प्रोग्राम एंड करने से पहले आपकी राय लेना चाहती हूँ। आप किसान भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह क्या तदाबीर इख्तियार करें जीवन की काश्त के लिए? मेरी अक्सर लोगों से गुजारिश होती है, जो इन्वेस्टर हैं या बड़े पैसे वाले हैं वो तो ठीक है खरीद सकते हैं। आम जो किसान है, किसान ने पैसे लगा के इसको काश्त करना है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा सीड लगाएं, 10 चाहे 10 मरले पे लगाएं, एक कनाल पे लगाएं और अपना सीड बनाएं। अगले साल के लिए एक साल सब्र कर लें और अगले साल उनके पास अपना सीड होगा। वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से चाहे वो 10 मरले पे लगाएं, एक कनाल पे लगाएं, 2 पे लगाएं, कम से कम पे शुरू करें, अपना सीड बनाएं, तो नेक्स्ट ईयर उनके पास इंशाल्लाह अपना सीड होगा। ये मेरी सबसे गुजारिश है और मैं पिछले 2-3 साल से सबको यही कह रहा हूँ कि वो बड़ा चंक की बजाय थोड़ा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी स्पीड से चले। जी सर। सर डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम जी। अ, डॉक्टर मनसूर वालेकुम साहब ने अस्सलाम। और गुलेर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें तो इसमें कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी। मैं ये वीड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जब आपने प्री इमरजेंट हेर्बिसाइड एक दफा स्प्रे कर दी है, ये 40 से 45 दिन तक काम चलेगी। उसके बाद जो गर्मियों की जड़ी बूटियां हैं उनका फ्लश टाइम गुजर चुका होगा ऑलमोस्ट। जिस वक्त ये टाइम गुजर जाए, उनके उनके जर्मिनेशन का टाइम गुजर चुका। तो अब बस विंटर की जड़ी बूटियां जो हैं वो उनका टाइम शुरू हो चुका होगा। इस दौरान जैसे डॉक्टर साहब ने, मनसब साहब ने कहा कि अगर अगर कोई अर्ली टेम्परेचर ज्यादा राइज रहा है तो विंटर की जो जड़ी बूटियां सर्दियों की वो शायद ग्रो करके क्रॉप के साथ compete करना शुरू कर दें, तो उनका वो हम कहेंगे कि मसला पैदा कर सकती हैं, क्रॉप के लिए स्ट्रेस दे सकती हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर लो हो गया है तो आपको फिर उस वक्त सर्दियों की जो घास वाली जड़ी बूटियां हैं जो अर्ली, इनकी भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वैसे ही दिसंबर का टाइम आ जाना है, क्रॉप का साइज बड़ा हो जाना आपका, तो कंपटीशन का दौर गुजर चुका होगा। तो प्रेफरेबली अगर आपने मिक्स्ड कर दी हैं प्री इमरजेंस में, आपने चौड़े पत्ते वाली और घास वाली मिला के स्प्रे कर दी हुई है, तो आपको दूसरी स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा अरसा तक ज्यादा रहता है, टेम्परेचर सर्दी अर्ली शुरू नहीं होती, उस सूरत में शायद आपको जरूरत पड़े। ये मेरे एक छोटा सा कमेंट है उस बारे में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए। मनसब साहब, हमारे पास एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन आ गया लास्ट पे कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने 100 kg लगाया है जीवन, तो क्या वो इसको अब सेल कर दें या अगले साल इसकी दोबारा काश्त करें? तो वो इसके बारे में आपकी रहनुमाई चाह रहे हैं। ये तो उनका अपना डिसीजन है, लेकिन मैं अमूमन ये लोगों को कहता हूं कि अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ना हो तो फिर तो उनको रख लेना चाहिए, क्योंकि उनका 1 एकड़ का तकरीबन जो है ना, 1 कनाल से मोर और लेस जो है वो लग जाएगा। अगर उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि वो आधा रख लें और आधा बेच दें किसी साथ वाले फार्मर को, और उससे ये है कि वो उनके जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो भी दूर हो जाएगी, और अपना बीज भी उनका जो 8 कनाल की बजाय 4 कनाल उनकी लग जाएंगी या 3 कनाल लग जाएंगी। तो फाइनेंशियली वो क्या पिछले साल वाला खर्चा आप वो निकाल सकते हैं। दैट्स द ओनली वे। जी सर। सर उमैर साहब पूछ रहे हैं कि वो क्या मुल्तान की जमीन जो है वो जीवन की काश्त के लिए मौजू है, और अगर मौजू है तो हम इसकी एडवांस अगर बुकिंग करवाना चाहें तो वो कैसे करवा सकते हैं जीवन के बीज की? मुल्तान की जमीनें तो सारी मौजू हैं, बस सिर्फ फर्क ये होता है कि हर जमीन से आप वो जो 200 मन वाली बात है वो नहीं ले सकते। अगर तो एक गांव जो होता है कोठवार में, ये है कि यहाँ एक गांव के एक साइड जो होती है उसको लिपाड़ा कहते हैं, दूसरी वाले को मेरा कहते हैं। तो एक ही गांव में दो तरह। इसी तरह हमारे जो गांव है पंजाब में, उसमें भी आपको पक्की जमीन भी मिलती है और मेरा जमीन भी मिलती है। मुल्तान में भी ऐसे एरियाज होंगे जहाँ वो बेहतर जमीनें जिसमें सैंडी लोम का अंसर ज्यादा है, जिसमें वो कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि फिर वो मतलूबा उनको पैदावार हासिल नहीं होगी, कम हो सकती है। कोशिश ये करेंगे जहाँ सैंडी लोम हो, मेरा जमीन हो, उसमें करें। और बाकी ये है कि जो इस वक्त सप्लाई और डिमांड का इशू है वो मुल्तान से उनको मिल सकता है या नियर बाई कहीं से भी। वही फिर मैं वही बात कहूंगा कि वो जिसको जानते हैं या उसकी ट्रेसेबिलिटी जो है कि ये सीड कहाँ से आया है। मैं एक इसकी छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि लास्ट ईयर एक बंदे ने मुझे फोन किया बहावलपुर से कि जी मुझे फलां जगह से बीज मिल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो बीज मैंने लिया है डॉक्टर मनसब से लिया है। तो मैंने कहा उसका जिला मुझे बता दें और नाम बता दें। तो उन्होंने मुझे जब जिला बताया और नाम बताया, मैंने कहा कि हो सकता है उसका बीज बिल्कुल सही हो, मैं उसको ये नहीं कहता, लेकिन वो जो ये क्लेम कर रहा है ना कि ये डॉक्टर मनसब से आया है, तो वो सही नहीं है। तो इसलिए मैं फिर इनको यही कहता हूं कि आपने एरिया में जो फार्मर है उसकी क्रॉप जाके देखें और वहां से लें। या आप किसी को जानते हैं कि यार ठीक है यार, ये जो सीड है फला XYZ 3-4 बंदे जो हैं उनको पास से आता हुआ ये आगे मल्टीप्लाई हुआ है, तो यही एक जरिया है और कोई नहीं है। लेकिन दे शुड मेक श्योर कि ये G1 नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच।
गुलरेज साहब, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हमारे पास कि अदनान भाई ने पूछा है कि क्या हम G1 जो है इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं? इंटरक्रॉपिंग का कोई सिस्टम है G1 की कल्टीवेशन के? देखें, अगर आपने जब सोइंग की है और उसमें स्पेस छोड़ी है आपने, तो अगर आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर लें। आप उसमें कोई वेजिटेबल लगा सकते हैं, विंटर की गोभी, आप उसमें धनिया लगा लें, पालक लगा लें, गोभी लगा लें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप कोई देसी लहसुन तो थोड़ा लगा रहे हैं, आपकी 50 गुना इसके ऊपर कास्ट ज़्यादा है किसी भी और क्रॉप से। तो आप इसमें जब G1 लगाते हैं तो इसी के ऊपर ही फोकस करें। इसमें फोकस करके अगर आपकी 5 मन भी ज़्यादा पैदावार आ जाए तो आप उसमें गोभी लगाएं, उसमें आप पालक लगाएं, आप उसमें गाजरें लगा लें, तो उससे तो वो कहीं ज़्यादा आपकी उसकी प्रॉफिट आ गई। तो मेरा मशवरा यह है कि इंटरक्रॉपिंग की तरफ इसमें ना जाएं, क्योंकि इसके ऊपर आप फोकस करेंगे आपकी थोड़ी सी पैदावार ज़्यादा आ जाएगी, तो वो तो आपकी इंटरक्रॉपिंग वाली क्रॉप से कहीं ऊपर चली जाएगी आपकी इनकम। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि वो पूछ रहे हैं कि जो हम गार्लिक जिनोटा इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सेव कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यू कमर्स जो है या न्यू फार्मर्स जो इसको कास्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए इसकी स्टोरेज जो है वो एक इशू बन सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इसकी स्टोरेज जो है वो कैसे रख सकते हैं। देखें, गार्लिक की जो स्टोरेज है वो इस सेल्फ बहुत बड़ी हेडिक है। ठीक है, उसमें वो बेशक देसी गार्लिक है या G1 गार्लिक है, गार्लिक को जो स्टोर करना है वो सबसे मुश्किल है। आपने इसको पहले आपने इसको जब हार्वेस्ट किया तो 3-4 दिन आपने फील्ड में रख के या रख के इसको क्योर किया, फिर आपने इसकी वो गठियां बनाई, फिर इसको आपने हैंग करके रखा, उसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर इनफ होना चाहिए। ठीक है, तो जो G1 गार्लिक है इसकी स्टोरेबिलिटी बेटर है, क्योंकि इसकी वो जो क्लोव साइज है वो बड़ा होता है, तो इसकी स्टोरेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा देर तक ये सस्टेन कर जाता है। ठीक है, तो आपने जब मई में हार्वेस्ट किया तो अक्टूबर तक लेके जाना। आप अगर इसको अच्छी वेंटिलेटेड जगह पे आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो आपकी स्टोरेबिलिटी का मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको आप ये समझिए कि आपने इस साल मई में हार्वेस्ट किया और अगले फॉलोइंग ईयर मई तक आपने स्टोर करके रखना है, तो वो आपको जो लोकल जैसे हम अपने जो फार्म पे करते हैं स्टोर, तो इसकी स्टोरेज बहुत बड़ी हेडिक है। ठीक है, तो आपने अभी तो हम स्टोर करते हैं अक्टूबर तक, जो भी फार्मर जिनको बेचती है वो भी अक्टूबर तक उनको स्टोर करके वो सोइंग कर लेते हैं। लेकिन जब कल को ये सेल करने का टाइम आएगा तो फिर इतना ज्यादा आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको सेल साथ साथ करना शुरू कर दिया, अगले 3-4-5 महीनों में उसको फिनिश कर दिया। अदरवाइज लॉन्ग टर्म स्टोरेबिलिटी गार्लिक की पूरी दुनिया में पूरी हेडिक बनी हुई, खासतौर पर पाकिस्तान में इस तरह के कोई कमर्शियल स्टोरेज अवेलेबल ही नहीं है जिधर आप अपने गार्लिक ले जाएं वो आपको स्टोर कर दें। तो इसकी स्टोरेज जो है ना वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है। जी, बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का जब वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं आपसे बस एंड पे कमेंट लेना चाहूंगी हमारे फार्मर्स के लिए, और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम को जो है इख्तिताम करते हैं। जी सर। अच्छा, G1 गार्लिक का जो है ना, इसमें एक चीज पाकिस्तान में बहुत सारे जानने वाले और जो नहीं जानने वाले भी वो रेफरेंस से फोन करते हैं कि हमने G1 गार्लिक लिखा। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जो गंदम है वो किस दरख्त पे लगती है, कभी जिंदगी में फार्मिंग नहीं की, लेकिन इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिमांड देख के वो इसको लगाना चाह रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनको एडवाइस भी है कि आप लोगों ने फार्मिंग पहले नहीं की, ये इतनी एक्सपेंसिव अगर क्रॉप है तो किसी भी जो भी कोई अच्छे एक्सपर्ट आपके एरिया में हैं उनसे एडवाइस लें। आप उनसे एडवाइस लेके पूरी क्रॉप लेके चलें। अदरवाइज जो है, मैंने इस साल भी मैंने लोगों के वीड्स के खेत देखे हैं। मैंने लोगों ने इस तरह करके लगाया कि सारा वो जो क्लोव है वो जमीन के बाहर थी, उसमें उनकी 60 to 70% एक फार्मर है उसकी बेचारे की फसल जो है वो हुई नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था इसकी सोइंग कैसे करनी है। तो अगर आप न्यू हैं, पहली दफा लगा रहे हैं, तो किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके चलें। अगर आप मुझे फोन करते हैं, मेरी टीम को फोन करते हैं, तो हम तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, तो हम आपको पूरा एडवाइस करेंगे। लेकिन अगर पहली दफा आप लगा रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप एडवाइस लेके फिर चलें, अदरवाइज इसमें रिस्क है। जी सर, थैंक
यू सो मच। उम्मीद है कि नाजरीन को आज का प्रोग्राम जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुछ ना कुछ इसमें से कोई फ़ायदे की बात जो है जो उनके काम आ सके कि उन्हें ज़रूर सुनने को मिलेगी। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपने मेहमान ग्रामी, अपने सारे जितने भी हमारे गेस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया, फेसबुक से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बैठक में अगले प्रोग्राम, अगले मौजू के साथ और नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।